मुस्लिम्स में मेहर लड़की की सिक्योरिटी के लिए लड़के वाले देते हैं लड़की को, वो उसकी सिक्योरिटी है। एक मुस्लिम्स के कुछ अपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी को वो रिचुअल्स ख़त्म नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। मैं हिंदी में ही बात करूँगी क्योंकि हमारा आज का जो थीम है वो पंजाबी हिंदी मिक्स हमारा सेशन है। ऐसा नहीं है कि राजकुमारी अमृत कौर या जिन फेमस लोगों के आपने नाम सुने हैं, सरोजनी नायडू या सुचिता कृपलानी, वो पहली लेडीज़ थी हमारे इंडियन सोसाइटी में इस तरह के मुद्दे उठाने वाली। आप लोगों ने गार्गी, मैत्री, उन लोगों के भी नाम सुने होंगे। वो वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। गार्गी, मैत्री, विशंबरा, अक्का महादेवी, इस तरह की जो लेडीज़ थी वो वैदिक कल्चर में डिबेट्स में पार्ट लेती थी और डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होता था। हमें आजकल ऐसा लगता है कि ये एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित ये फर्स्ट नहीं थी। इनसे पहले वैदिक कल्चर से हमारे समाज में लेडीज़ का रोल रहा है डिबेटिंग में, डिसीजन मेकिंग में। पर्दा सिस्टम और वो सब चीज़ें बाद में आई हैं। पर्दे में हमारी लेडीज़ नहीं होती थी हिंदू समाज में या इंडियन समाज में। तो ये वहाँ से चला आ रहा है, फ्रॉम गार्गी एंड मैत्री। बीच में कुछ चीज़ें डाउनफॉल हो गई लेडीज़ की, में भी मुग़ल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में। भक्ति मूवमेंट में फिर से लेडीज़ का राइज हुआ, जैसे मीरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने विचार एक्सप्रेस किए कृष्ण की भक्ति के रूप में। तो उनको उनकी फैमिली के थ्रू दबाया जाता था शुरू में कि वो मैरिड हैं तो वो इतनी इस तरह की भक्ति, ये सब एक मैरिड लेडी को अलाउड नहीं है और वो गृहस्थी पे ध्यान दें और वो सब चीज़ें। बट मीरा भी एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में राइज किया अपनी भक्ति के थ्रू अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। देन ब्रिटिश राज में तो आपने देखा कि नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुई तो मर्द तो बहुत ज़ोरों शोरों से पार्ट ले ही रहे थे, हमारी लेडीज़ भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर आई। 1889 से पहले लेडीज़ का रोल नहीं था। फर्स्ट टाइम एक वुमेन डेलीगेट थी, कादम्बरी गांगुली। वो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक डेलीगेट बनी। शी वॉज द फर्स्ट वन। शी वॉज अ मेडिकल ग्रेजुएट बाय प्रोफेशन, एक डॉक्टर थी पेशे से। उसके बाद जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, आपको पता होगा कि बंगाल 2 हिस्सों में बट गया था। एक बंगाल हमारे पास है, दूसरा बांग्लादेश। नॉट बांग्लादेश, ईस्ट और वेस्ट था, बाद में वो बांग्लादेश बना। ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड कर दिया था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में, उसमें भी लेडीज़ ने अपने प्रोटेस्ट शो किए थे। देन लेडीज़ ने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स देके स्वदेशी मूवमेंट को फंड किया था। उन्होंने सोचा कि हम किस रूप में कर पाएंगे, तो जो लेडीज़ के पास कुछ गोल्ड हुआ करता था उन्होंने वही दान कर दिया स्वदेशी मूवमेंट में। सो इस तरह से भी उन्होंने अपना योगदान दिया। दूसरा, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज कांग्रेस पार्टी है, उस टाइम पे वो नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा था। एनी बेसेंट उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। बाद में हमारे वो शी वॉज नॉट इंडियन, वो ब्रिटिश थी। बाद में सरोजनी नायडू हमारी फर्स्ट इंडियन महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की। उसके अलावा अब हम बात करेंगे श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी के बारे में। अमृत कौर जी से पहले और भी लेडीज़ रही हैं, जैसे एक बेगम कुदीसिया एजाज रसूल थी। शी वॉज द ओनली वुमन उस टाइम की लीडर जो मुस्लिम वुमन थी, जो मुस्लिम लेडीज़ के राइट्स को भी प्रोपेगेट करती थी। वो इकलौती महिला मुस्लिम लेडी थी। उसके अलावा एक दक्षायनी करके दलित लेडी भी थी। शी वॉज फ्रॉम केरला, जो दलित लोगों के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुट फोर्थ करती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोग सब समझते हैं ना, एक कमेटी बनी थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था और वो सालों तक एक प्रोसेस चला था। तो उसमें 15 मेंबर्स थी लेडीज़, जिसमें सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, देन अम्मू स्वामीनाथन, देन दलित लेडी दक्षायनी, दुर्गा बाई देशमुख, ऐसे करके 15 लेडीज़ थी। सबके कुछ ना कुछ उसमें रोल रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली राजकुमारी अमृत कौर जी का, जो सबसे मेन उनका योगदान रहा था, उन्होंने पुणे में एक कमेटी स्थापित की थी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। वहीं से सारा वुमेन राइट्स, वुमेन मूवमेंट सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अमृत कौर जी का ये कहना था कि एक तो वुमेन को वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वुमेन को, मर्द को, सबको बराबर। ब्रिटिश का ये कहना था कि वुमेन राइट्स, वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे
जो पढ़े लिखे हैं या जिन पे लैंड है सबको एक साथ नहीं मिलेगा। ये जो आज हमें वोटिंग राइट्स हैं सबको हैं बराबर, पहले ऐसा नहीं था। बहुत सी कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी ये या तो ज़मींदार कम्युनिटीज़ को वोटिंग राइट्स था या जो एक लेवल पढ़े लिखे हैं उन लोगों को था। बट राजकुमारी अमृत कौर का कहना था कि ये लेडीज़ मर्द सबको बराबर मिलना चाहिए वोटिंग राइट्स। दूसरा, वो विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट थी। विमेन रिजर्वेशन आपने आजकल काफ़ी मुद्दा सुना होगा, पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व हो गई हैं अब। इस सरकार ने पार्लियामेंट में 33% सीट्स रिजर्व कर दी हैं विमेन के लिए। सो 2029 से जो इलेक्शंस अब नेक्स्ट होंगे उसमें 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका ये मतलब है कि 33% महिला एमपी तो बनेंगी ही बनेंगी, उस सीट पे मर्द नहीं लड़ सकते। आप, आई होप आपको रिजर्वेशन का मतलब आप समझते हैं। सपोज अगर 600 सीट्स हैं हमारे लोकसभा में तो उसमें से 33% पे महिलाएं आएंगी आएंगी। सो उस टाइम पे राजकुमारी अमृत कौर जी ने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि हमें इस रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने मेरिट के बेसिस पे, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे पार्लियामेंट में आएंगी लेडीज़। बट उस टाइम पे उनको ऐसा लगा था, अगर हम 75 साल का इतिहास देखें और डेटा उठा के देखें तो क्या आप लोगों को लगता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सफिशिएंट है? क्या सफिशिएंट नंबर ऑफ औरतें हैं हमारे पार्लियामेंट में? अब आई डोंट नो ये इस सरकार का फैसला सही है या गलत है, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए ऐसे विमेन को, कुछ बोल सकते हैं कि होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम डेटा उठा के देखें तो राजकुमारी अमृत जी कौर जी का जो सोच थी कि हम मेरिट के बेसिस पे आएंगे पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर, अपने इंटेलिजेंस और अपने देशभक्ति के बेसिस पे, उस बेसिस पे 75 साल में लेडीज़ उतना नहीं आ पाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50% लेडीज़ तो होनी चाहिए थी ना हमारे पार्लियामेंट में। अगर आधी जनता मेल है और आधी फीमेल है तो एटलीस्ट 40-50% तो एमपीज़ लेडीज़ होनी चाहिए थी, जो शायद नहीं हो पाई। तो शायद इसलिए रिजर्वेशन, वो एक अलग मुद्दा है गवर्नमेंट का, उन्होंने क्यों किया है क्यों नहीं किया है, इसमें आप सबके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो वो बहुत उठाती थी वो था यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पे भी आप लोग मीडिया में देखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा वो चलता है। वो प्रोपेगेट करती थी, वो बोलती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए स्पेसिफिकली विमेन के फ़ायदे के लिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कैसे, विमेन को क्या फ़ायदा है? उनकी नज़रिए में ये था कि अगर पूरे इंडिया में रिलीजन का एक ही कानून होगा तो जो कुछ कुप्रथाएं उस टाइम पे थी वो नहीं होंगी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, कुछ रिलीजन में मल्टीपल शादियाँ, पॉलीगमी, कुछ रिलीजन में एक से ज़्यादा शादी अलाउड है। विडो री मैरिज, जैसे हिंदुइज्म में खासकर विडो री मैरिज अलाउड नहीं था। आजकल तो इट इज़ ऑल अलाउड, विडोज़ री मैरिज करती हैं, कर सकती हैं, बट उस टाइम पे वो बहुत बड़ा टैबू था कि विडो अगर एक बार हो गए तो आप री मैरिज नहीं कर सकते। चाइल्ड मैरिज, बचपन में शादियाँ। देन लड़कियों को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार जो नहीं था। 2005 के बाद जो जजमेंट आई है उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई है हमारे कानून में, अब तो लड़कियों को बराबर का अधिकार है प्रॉपर्टी में, अपने फादर की, अपने एंसेस्ट्रल। बट उस टाइम पे 2005 से पहले बिल्कुल नहीं था। और इवन आज भी कानून में तो लिखा हुआ है, बट हाउ मेनी लेडीज़, कितनी लेडीज़ को मिलता है, कितनी लेडीज़ लेती हैं? जो व्हाट आई हैव सीन इन माय फैमिली, मेरी सराउंडिंग्स में आज भी खुद लड़कियां अपने मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना पसंद नहीं करती हैं। खुद लड़कियां ही, फॉरगेट अबाउट कि फैमिली नहीं दे रही है या मना कर रहे हैं, खुद लेडीज़ ही उसको कहीं ना कहीं बुरा मानती हैं कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अब मायके से नहीं ले सकती, वो मेरे भाइयों का है। बट कानून तो ऐसा नहीं कहता है। कानून बोलता है कि राइट फ्रॉम द मोमेंट एक लड़की के पैदा होते ही, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, खेत है, गांव है, घर है, कुछ भी है, उसमें लड़की का अधिकार शुरू हो जाता है। और जो पेरेंट्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, पेरेंट के इंतकाल के बाद भाई और बहन, बेटा बेटी में वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। सो राजकुमारी अमृत कौर का ये कहना था कि जो रिलीजन है वो इन चीज़ों को रोकता है। हमारे हिंदू समाज में भी लड़की का प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना बुरा माना जाता था। तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा कि नहीं, हर लेडी का बराबर अधिकार है, पॉलीगमी नहीं होगी, एक इंसान एक ही शादी कर सकता है एक टाइम पे, तो लेडी को
ऐसी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी कि हस्बैंड ने एकदम से किसी और से शादी कर ली, इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर वो विडो हो गई है तो वो दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं कर पा रही है। तो राजकुमारी अमृत कौर का जो मकसद था वो यूसीसी लेडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा था। आज अगर आप देखें तो आज मीडिया में यूसीसी को लेके बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत कुछ, बट उनका मकसद लेडी को इक्वालिटी पर लाना था। जैसे कुछ स्टेट्स ने यूसीसी लागू कर दिया है, उत्तराखंड, गोवा वगैरह एक्सेट्रा ने। सो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। कुछ लोग यूसीसी के अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जहाँ तक लेडीज़ को बराबर लाने की बात है तो यूसीसी बहुत अच्छा है, बट हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत डाइवर्स है। उसमें सिखिज़म के कुछ अपने रिचुअल हो सकते हैं, हिंदुज़म के कुछ अपने हैं, मुस्लिम्स के कुछ अपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी को वो रिचुअल्स ख़त्म नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें आप देखो, हर चीज़ औरत को दबाने वाली नहीं होती है। जो चीज़ें अगर जो रिचुअल ट्रेडिशन अगर लेडी को दबा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, उनको तो आप ख़त्म करो, उनको आप बराबर यूसीसी में लेकर आओ। बट कुछ ट्रेडिशंस आर ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस जो डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं हमारे इंडिया में। हिंदुइज्म का एक रिचुअल ट्रेडिशन हो सकता है, मुस्लिम्स का एक हो सकता है। मुस्लिम्स में आप देखें, जैसे मुस्लिम्स में मेहर का कॉन्सेप्ट होता है। जब एक लड़की की शादी होती है वो उनका प्रोग्रेसिव थॉट है। हमारे हिंदुइज्म में क्या है कि डाउरी लड़की वाले दे रहे हैं लड़के वालों को, विच इज़ अ क्राइम, विच इज़ एन ऑफेंस। बट वहाँ मुस्लिम्स में मेहर लड़की की सिक्योरिटी के लिए लड़के वाले देते हैं लड़की को, वो उसकी सिक्योरिटी है। एक मेहर अमाउंट डिसाइड किया जाता है शादी के टाइम पे, 1,50,000, 2 लाख, वॉट एवर, जो भी फैमिली की हैसियत है उस हिसाब से। सो वो मेहर का मतलब क्या है कि लेडी जब शादी करके जा रही है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसका कोई अमाउंट होना चाहिए जो उसकी सिक्योरिटी है। सो इस्लामिक लॉ में मेहर जैसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे हिंदुइज्म में नहीं है। हमारे हिंदुइज्म में स्त्री धन है। स्त्री धन जो लेडी को ज्वेलरी मिलती है अपने मायके से, ससुराल से, वो उसका सिक्योरिटी माना जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है। सो स्त्री धन को एक सिक्योरिटी माना गया है। तो आप देखें कि ये स्त्री धन, मेहर, ये लेडी को पीछे ले जाने वाले ट्रेडिशंस नहीं है, ये लेडी की सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं। सो मे बी ऐसी चीज़ों को शायद यूसीसी में ख़त्म ना किया जाए, ये मेरा एक ओपिनियन है। सो देन वुमेन रिजर्वेशन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजकुमारी अमृत कौर जी रिजर्वेशन के अगेंस्ट थी, तो इस पे उनका डॉक्टर BR अम्बेडकर से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहता था, बिकॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वुमेन राइट्स। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर वुमेन राइट्स, वुमेन फ्रीडम, आप लोग पढ़ सकते हैं उनके बारे में। वो प्रोपोगेट करते थे दैट वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, बट राजकुमारी अमृत कौर उसको हमेशा अपोज करती थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ पे रहता था। उसके अलावा रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजन ग्रुप्स, आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में सीट्स SC STs और डिप्रेस क्लासेस जो उस टाइम पे होती थी उनके लिए रिजर्व की गई। फाइनली कॉन्स्टिट्यूट मेकर्स ने ये डिसाइड किया दैट हम रिलीजियस ग्रुप्स के लिए रिजर्व नहीं करेंगे सीट्स, लाइक हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए या क्रिश्चियंस के लिए। वो उसके भी अगेंस्ट थी कि रिजर्व नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थी राजकुमारी अमृत कौर। उनका ये मानना था कि हर रिलीजन बराबर है, हर कम्युनिटी बराबर है। सो अगर आप सीट्स रिजर्व करेंगे ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए तो वो और ज़्यादा डिवाइड क्रिएट करेगा सोसाइटी में। सो शी वॉज टोटली अगेंस्ट विमेन रिजर्वेशन, रिलीजियस रिजर्वेशन, एनी काइंड ऑफ माइनॉरिटी रिजर्वेशन। सो फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजर्वेशन नहीं रखा गया था। देन उसके अलावा आर्टिकल 15 अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन का, अब आप देखेंगे कि हमारे कुछ ना कुछ विमेन के लिए, SCs STs, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनते रहते हैं। उनका ये ज़रूर कहना था कि अगर कोई वल्नरेबल क्लास है, जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, तो गवर्नमेंट अगर उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम लाना चाहे, आप देखिए कुछ स्कीम स्पेसिफिकली विमेन के लिए आती हैं सिर्फ,